हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए इस वीडियो में शांत अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ा जाए, जो पहला चैप्टर क्लास 10 वास्तविक संख्या से है। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब अशांत आवर्ती होता है, इस वीडियो में अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए उदाहरण के तौर पे एक रखते हैं संख्या 4/10। 4/10 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, देखते हैं। फिर उसके बाद 5/12, 3/21 इत्यादि। मान लिए और भी संख्या हो सकता है इसमें। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती के लिए उसमें सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m, 5 के पावर m या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का अगर प्राप्त होगा तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसे चेक करते हैं? पहला नंबर 4/10 इसका इस परिमेय संख्या का हर 10 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या 10 जो है 2 से कटेगा 5 बार में। अब 5 से कट गया आपका 1 बार में। तो यहां पर ये देखेंगे कि जो 10 था इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आया। यानी कि ये देखेंगे कि ये 2 गुना जो 5 है, इन तीनों नियमों में से कोई एक है कि नहीं। तो आपका ये जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m उसके रूप के जैसा ये आ गया। 2 के पावर कुछ नहीं तो 1, 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये 4/10 का हर 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। अतः 4/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत का अर्थ यह है कि 10 से 4 में भाग करने पर वो संख्या पूरा कट जाएगा। 10/4 में 10/4 का दशमलव प्रसार शांत का अर्थ यह है कि 4 में अगर 10 से भाग किया जाए तो वो संख्या पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका उदाहरण दिया हुआ 7/16। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो आपका 7/16 जो परिमेय संख्या है उसका हर 16 है। 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। यानी 16 का अभाज्य गुणनखंड 16 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं 2 जो है 4 बार आया तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब देखा जाएगा कि 16 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 4 जो प्राप्त हुआ, क्या ये 3 नियमों में से कोई एक है? तो देखेंगे यहाँ 2 के पावर जो 4 है ये 2 के पावर n के रूप का प्राप्त हुआ है। अतः कह सकते हैं कि 7/16 का दशमलव प्रसार शांत है। 7/16 का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको जांच करके देख लेते हैं कि ये क्या 7/16 का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। 7/16 का दशमलव प्रसार शांत का अर्थ यह है कि 7 में 16 से भाग करेंगे तो यह संख्या पूरा कट जाएगा।
शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचेगा। चलिए इसको चेक करके देख लिया जाए। 16 से 7 में भाग करेंगे तो 16 से 7 छोटा अंक है तो 0 बार में जाएगा। 16 के पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0, घटने के बाद 7, या फिर छोटा हुआ, भाजक से जो शेष प्राप्त हुआ छोटा है, फिर यहाँ पर दशमलव रखेंगे, 0 रखेंगे। 16 के पहाड़ा में 70 नहीं है, 16 के पहाड़ा में 16 चौका 64, 4 बार में 64 है। घटाने पर आपका प्राप्त होगा 6। दशमलव 1 बार रखेंगे, 0 को बार बार बढ़ाते जाएंगे जब तक यह संख्या कट न जाए। फिर 16 यहाँ 0 रखेंगे, 16 32 16 चौका 64, अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 64 आएगा। 3 बार पढ़िए, 16 तिया 48, फिर आपका शेषफल बचा 12। फिर दशमलव 1 बार 0 आएगा आपका बार बार। कब तक 0 रखते जाएंगे? जब तक ये संख्या पूरा कट न जाए। 16 के पहाड़ा में 120 देखते हैं है या नहीं। 16 85, 16 छक्का 96, 67 बलोतरा से, 16 की 28 से 7 बार अगर पढ़ेंगे तो 128 आएगा, जबकि हमको 120 चाहिए, तो 67 बलोतरा से रखिए 112। इसके बाद आपका घट के शेषफल के रूप में 8 बचा। दशमलव 1 बार रखना है, 0 को बार बार रखते जाना है। कब तक रखना है 0? जब तक ये पूरा कट न जाए। 16 के पहाड़ा में 80 5 बार में आ जाएगा, अतः आपका शेषफल के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 7/16 को अगर भाग किए तो शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचा, यानी इसका दशमलव प्रसार आपका शांत हुआ। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जांच करना हो तो उसमें 3 नियम देखा जाता है कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जांच करनी हो, लंबी विभाजक प्रक्रिया नहीं करना, उसको भाग नहीं करना है, सीधे उसको जांच करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना जांच कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए ये 3 नियम होना चाहिए कि उस परिमेय संख्या का हर, उस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n का रूप का हो। किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसमें 3 नियम है। पहला, उस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का हो। दूसरा होना चाहिए 5 के पावर m के रूप का हो। फिर उसके बाद तीसरा होना चाहिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो। अब यहाँ पर ये बात बताते हैं कि n और m क्या है। m और n क्या है? यह एक प्राकृत संख्या होता है, यह एक प्राकृत संख्या होती है जो पावर के रूप में, यानी m और n जो है इसका मान कहीं 1 हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट इस तरह से आएगा। तो इस तरह हमको उम्मीद है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को शांत अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 उदाहरण अशांत के लिए भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 बटा आपका दिया हुआ है, 7/15 दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसकी जांच कर लेते हैं। तो जो परिमेय संख्या 7/15 है, इसका हर 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करने का नियम होता है कि अभाज्य संख्या से ही इसको गुणनखंड करना होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद आपका 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इस तरह से हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं 15 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पर आपका जो प्राप्त है 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 के रूप का आया।
हमको चाहिए दो के पावर n के रूप में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे केवल दो 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 आना चाहिए, तो पहला तो है नहीं। फिर दूसरा देखते हैं केवल 5 5 5 के रूप में होना चाहिए, तो केवल 5 5 5 के रूप का भी नहीं है, यानी दूसरा भी आपका नहीं हो सकता है। तीसरा जो है 2 के पावर n गुना, यानी कि केवल दो दो हो, या 5 के पावर n का मतलब केवल 5 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 तो है, उसके साथ में 2 न 3 है, 2 नहीं होकर 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों नियम में से कोई भी नियम लागू नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 7/15 है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी इसको भाग करने पर यह पूर्ण रूप से कभी कट नहीं सकता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको एक उदाहरण दिया हुआ है 17/3 के पावर 4 5 के पावर 7, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखते हैं 17 जो दिया हुआ है 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 7, तो इसमें आपका जो हर है बटा का नीचे वाला जो है, इसका तो ऑलरेडी पहले से ही अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका हर है वो 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 7 के रूप का है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 नियमों में से कोई लागू है। यहाँ पर पहला नियम कहता है 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 के पावर n यानी केवल 2 के रूप का नहीं है। दूसरा केवल कहता है 5 के रूप का होना चाहिए, तो केवल 5 नहीं है, 5 के साथ 3 भी है। तीसरा नियम कहता है आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 तो है नहीं, 5 है, यानी इन तीनों नियमों में से कोई आपका लागू नहीं होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, शांत नहीं हो सकता है। इस तरह से हम शांत और अशांत की जांच कर सकते हैं। और आगे के जो टॉपिक है उसमें आपको हम टाइप बताएंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। अगर इस टाइप को जो कंप्लीट कर लेगा, जो इस टाइप को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए जो एनसीईआरटी जो किताब पहला चैप्टर है, उनको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा, वो अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में चलिए हम टाइप 1 लेकर चलते हैं। टाइप 1 का एक प्रश्न आपको देते हैं, रखते हैं टाइप 1 का एक पहला प्रश्न। एग्जाम में पूछता है हमेशा, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा आपका एग्जाम में पूछते रहता है। क्वेश्चन हमेशा ये आता है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इसके विपरीत लेकर चलना पड़ेगा कि जो √2 है इसका हम सॉल्व करते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बराबर √2, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उससे हम p/q के रूप में लिखते हैं। इसको मान लेते हैं, मान लिए समीकरण 1। फिर उसके बाद करना क्या है, इससे क्रॉस गुणा कराए या अदला बदली कर सकते हैं। एक लाइन बढ़ा लीजिए, p/√2 बराबर q,
ये हो गया आपका समीकरण 2। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं p बराबर 2√2q, इसको मानिए समीकरण 3। अब इसमें करना क्या, इसका वर्ग कर दिया जाए। वर्ग करने पर तो वर्ग करने से क्या होगा कि इसका भी स्क्वायर कीजिए पूरा का, और p का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये हुआ p का स्क्वायर p स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर जो होगा, रूट खत्म होगा तो 2 हो गया, और q का जो स्क्वायर है वो q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण 4। अब इसके बाद जब ये p√2 एक परिमेय संख्या माना गया है तो लिखेंगे कि √2 को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह एक सअभाज्य संख्या है। एक बार फिर समझ दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मान के चलिए √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q बराबर √2। उसके बाद इसको क्या किए, अदला बदली कर दिए, क्रॉस अदला बदली किए, p√2 और q को कर दिए ऊपर, उसके बाद क्रॉस गुना करा दिए, p² बराबर 2q²। फिर उसके बाद वर्ग करने पर इसका हो गया p², रूट का स्क्वायर हो गया, रूट का स्क्वायर रूट खत्म, q²। √2 को एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, या इसका कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को काट सकता है। √2 को कोई एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं काट सकता है, तब जाकर कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर कोई दूसरा काट दिया तो कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर चलते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 लिखा हुआ है आपका p² बराबर 2q²। अब यहां से 2 जो गुणा में है इधर करके भाग कर सकते हैं, तब p²/2 बराबर q²। ये मानिए समीकरण 5। आपका इस बात से क्या मतलब, इस जो स्टेप है इससे क्या आपको समझ आया कि p²/2 बराबर q²। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपको हम कहते हैं 10/2 है, 10/2 में अगर भाग 2 से 10/2 यानी कटने के बाद ये 5 संख्या प्राप्त होगा। इसी तरह से कहा p²/2 बराबर q² का मतलब ये है कि p² में अगर 2 से भाग करते हैं, p² में अगर 2 से भाग करते हैं तो उसका जो भागफल होगा वो q² होगा। p²/2 बराबर q² का अर्थ यह है कि p² में 2 से भाग करेंगे तो वो q² प्राप्त होता है। जैसे मानिए 10/2 है, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो उसका भागफल 5 आएगा, यानी ये संख्या 2 जो है इस 10 को काट रहा है। 2 संख्या जो है वो 10 को काट रहा है। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि p²/2 बराबर q² का अर्थ है कि जो 2 है वो p² को काट रहा है। तो यहाँ एक बात और है कि जो स्क्वायर को काट देगा तो वो अकेले उस संख्या को भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर/2 बराबर, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, तो 100 कटने के बाद 50 होता। तो जब 10 के स्क्वायर को 2 काट रहा है तो 10 के स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 2 बार लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 अब बट्टा में 2 है। एक बार इसको अगर 2 से कटाइएगा, 2 से 10 को कटाइएगा 5 बार में, अब 10 बचे 50, आपका फिर वही संख्या प्राप्त हुआ भागफल के रूप में। तो कह सकते हैं कि जब ये 2 जो है p² को काटेगा, यानी 10 स्क्वायर को काटेगा, 10 स्क्वायर को काटेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 10 को भी काटेगा। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि
जो पी स्क्वायर है, अतः पी स्क्वायर, अतः दो पी स्क्वायर एवं पी दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा। और एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर को अगर 2 काटा तो वहां क्यू स्क्वायर मिला। पी स्क्वायर को अगर 2 काटता है तो क्यू स्क्वायर मिलता है। अगर हम कहते हैं पी को 2 काटेगा तो जरूर यहाँ कुछ दूसरा प्राप्त होगा। जैसे 10 के स्क्वायर को 2 काटा था तो 10 का स्क्वायर आपका 100 में 2 से भाग किए थे तो 50 आया था। यानी 10 के स्क्वायर को 2 काटा तो 50 आया। तो 10 को 2 काटेगा तो 50 थोड़ी ना प्राप्त होगा। 10 के अगर 10 स्क्वायर को 2 काटा तो 50 आया, तो 10 को अगर 2 काटेगा तो 50 के अलावा कोई दूसरा संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह से पी स्क्वायर को अगर 2 काटता है तो क्यू स्क्वायर मिलता है। तो पी को जब काटेगा 2 तो कोई दूसरा संख्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि जब पी स्क्वायर को 2 काटा तो क्यू स्क्वायर मिला, यानी 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित किया है, अब पी को भी कर रहा है। तो हम इसके बाद कह सकते हैं पुनः पी बटा 2 बराबर सी मान लेंगे, क्योंकि यहां पर बताया गया कि पी स्क्वायर को अगर 2 काटता है तो क्यू स्क्वायर मिलता है। तो जब पी को 2 काटेगा तो वहां पर क्यू स्क्वायर थोड़ा ना कोई दूसरा संख्या प्राप्त हो। यहां पर हमने मान लिया सी प्राप्त हुआ। अब इसको आगे स्पष्ट करते हैं, इसको आगे लेकर चलिए, क्रॉस गुणा कराएंगे p बराबर 2c, p छोड़ दिए 2 से c में गुणा कराया 2c। अब वर्ग करने पर आपका यहां से 2c का स्क्वायर, अब पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर का मान यहां से सेट कीजिए। पी स्क्वायर का मान समीकरण 4 में है 2q स्क्वायर, तो इसके जगह पर रखें 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। और फिर यहां से आपका कटेगा ही, 2 से कटेगा 4 2 बार में, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखेंगे यहां से क्यू स्क्वायर, और 2 यहाँ सी स्क्वायर के बीच में कुछ का चिन्ह तो गुणा है, तो जब 2 गुणा में है तो इधर आके भागा में होगा। आपका प्राप्त हुआ समीकरण 5 के बाद ये 6। और इस आधार पर स्पष्ट होता है कि यहां पर लिख सकते हैं अतः 2 क्यू स्क्वायर एवं क्यू दोनों को काटेगा, काट रहा है या विभाजित करता है, विभाजित करता है। और इस आधार पर क्या स्पष्ट होगा, देखा जाए, परिमेय संख्या कहता है कि 1 के अलावा कोई दूसरा हमको नहीं काट सकता है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं काट सकता है। पर यहाँ पर तो देख रहा है कि हमने √2 को मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, यानी P और Q को 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं काटे, परंतु यहाँ P को भी 2 काटा है, P को 2 काटा, अब Q को भी 2 काट दिया, तो इन दोनों में 1 के अतिरिक्त एक दूसरा गुणनखंड भी तो है। अतः कहा जा सकता है कि रूट जो 2 माने थे एक परिमेय संख्या, ये हमारे विचार का विरोधाभास है। जो हमने माना था उसके ये विपरीत है, उल्टा है। अतः √2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं पूरा बढ़िया से। आपका एग्जाम में लगभग हर साल ये प्रश्न पूछता है, √2 पूछे, √3 आ सकता है, 5 आता है। अगर आप 1 बना लेंगे तो उसके आधार पर सब क्वेश्चन इस टाइप का बना लेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय होगा तो P बटा Q के रूप में होगा। P बटा Q बराबर √2, इसको समीकरण 1 मान लिए। P को छोड़ दिए और Q √2 को अदला बदली कर दिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद इसका वर्ग करने पर या क्रॉस पहले गुणा करा दीजिए, P स्क्वायर P को छोड़ दिए, गुणा कराया 2Q स्क्वायर, वर्ग करने पर पूरा का स्क्वायर P का स्क्वायर, P का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, रूट खत्म, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर।
√2 को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता या काट सकता है। मतलब कह सकते हैं √2 को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। यानी कि जब ये परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या वो होता है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल 1 हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या कहेंगे कि जब यहाँ पर मान लीजिए कि √2 माने यहाँ कर सकते थे, मिस्टेक हुआ है, P एवं Q होना चाहिए। P एवं Q को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद समीकरण आपका 4 हुआ। 4 जो दिया हुआ है P² बराबर 2Q²। P² को छोड़ दिए, 2 गुना में था, इधर भागा में Q² समीकरण 5 हुआ। अब 2P² बटा 2 का अर्थ यह है कि जो 2 है वो P² को काटेगा, अब P को भी काटेगा, क्योंकि जब ये 2 जो है P² को काटेगा तो कंफर्म है कि इसके स्क्वायर को हटा कर देखिए, कोई भी इस तरह की संख्या रख लीजिए, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, जो संख्या 2 से कटने वाला हो, तो जब उसका स्क्वायर कटेगा तो बिना स्क्वायर का भी वो संख्या कट सकता है। यानी कि 2P² एवं P दोनों को काटेगा। पुनः यहाँ कह सकते हैं कि P जो है 2 जो है P² को काटा तो Q² मिला, तो जो 2 होगा वो P को काटेगा तो जरूर कुछ दूसरा संख्या प्राप्त होगा भागफल के रूप में। तो P बटा में 2 बराबर मान लिया मैंने C, यानी कि जब 2 P² को काटा तो भागफल के रूप में Q², लेकिन वहीं जब 2 P को काटता है तो भागफल के रूप में C, हमने C को मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C D कुछ भी मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या किया, यहाँ वर्ग गुणा करा दिए, पहले 2 से C में गुणा करा 2C, फिर उसके बाद वर्ग किए तो P² या P था P² और 2C को छोड़े इसका स्क्वायर, फिर P का स्क्वायर जो है इसका मान समीकरण 4 से पुट किया है, P² बराबर 2Q² बराबर 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C², 2 से 4 कटा 2 आ गया, Q² बचेगा, यहाँ से 2 बचा C², 2 गुणा में था, इधर किए भागा में, यानी अब की बार 2 किसको काट रहा है, Q², यानी 2Q² एवं Q दोनों को काटता है। तो हमने यहाँ क्या काटा कि P और Q को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, या उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं काटेगा। लेकिन इस समीकरण को जब हल किए तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि नहीं, P जो है P को 2 भी काट रहा है और Q को भी 2 काट रहा है। तो हमने शुरू में यहाँ पर जो इसका नियम होता है परिमेय संख्या का, कहता है कि केवल 1 काटना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के अतिरिक्त 2 भी ऐसा संख्या है जो P और Q दोनों को काट देगा। अतः कह सकते हैं कि ये जो √2 है यह एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, और हम लोग को यही सिद्ध करना था। अब चलिए एक और उदाहरण इसी पर बताते हैं, आपका टाइप 1 का दूसरा प्रश्न बताते हैं। इसी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दर्शाइए कि जो √2 है यहाँ पर हम मान लेंगे √3। मानिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ना 3 दिया हो, तो यहाँ पर जब सिद्ध करना हो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 2 के जगह पर 3 मानिए, 2 के जगह पर 3 मानिए। √3 एक परिमेय संख्या है, P बटा Q बराबर √3, जहां जहां इसमें √2 है उसको आप 3 करते जाइए, फिर यहाँ √2 है इसको कीजिए 3, इसको कीजिए 3, फिर यहाँ पर आपका ये वही रहेगा। P और Q को 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, या कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं काट सकता है। समीकरण 4 से, समीकरण 4 आपका P² बराबर 3Q² है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3Q², फिर बट्टा में 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि P² को उस बार 2 काटा था, अब की बार काट रहा है P² को 3, यानी 3 P² को जब काटेगा तो P को भी काटेगा, तो P को जब 3 से भाग करेंगे तो वहां पर कोई दूसरा अंक प्राप्त होगा भाजक के रूप में। तो मैंने मान लिया भाजक के रूप में, भागफल के रूप में जो C प्राप्त हो रहा है, तो P² P को छोड़ दिए, P को यहाँ छोड़े, इससे C को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 3C। इसका वर्ग करने पर तो P² को P² का मान सेट कीजिए, P² का मान समीकरण 4 से 3Q²,
यहां पर आपका प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर 9 और c के स्क्वायर c स्क्वायर। तो 3 से 9 को कटाइए, अब की बार 3 बार में कटेगा तो आपका q स्क्वायर बराबर बच गया 3c स्क्वायर। तो c स्क्वायर को छोड़िए 3 भागा में होगा, तो अब की बार यहाँ 3 जो है q स्क्वायर और q दोनों को काटेगा, जो हमारे विचार का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इस चैप्टर में कोई भी √3 के जगह 5 देगा, 7 देगा, 11 देता है, इस तरह से जो संख्या आएगा सिद्ध करने वाला आप कर सकते हैं। हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन को दर्शाया, मतलब टाइप 1 का जो √3 वाला, √5 वाला, √2 वाला जो संख्या सिद्ध करने के लिए बताया है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक बात और बताते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और ठानना पड़ता है। मान लिए किसी चीज को तो हार जाएंगे, अगर ठान लेंगे तो जीतना तो तय है। जो मानता है वो हारता है, जो ठानता है वो जीत जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया, तो इसका जवाब लोग देते हैं कि जो बिल्डर्स होता है वो सबसे ज्यादा वजन उठाता है। लेकिन नहीं, इसका जवाब ये होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उस्मान ने उठाया, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उस्मान ने उठाया जिसका बेटा मिनी ट्रक के नीचे दब गया था, जिसका बेटा मिनी ट्रक के नीचे दब गया था। इसका अर्थ मतलब कि वो माँ जो थी अपने लड़का को बचाने के लिए अपना पूरा पावर लगा देती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता है कि ये मेरा संतान है, अगर ये रहा तो दुनिया में कुछ करेगा आगे। फिर एक मान लीजिए और एक बात हम आपसे बता रहे हैं, साइंस कहता है हमेशा कि किसी भी व्यक्ति को अगर 9 डेसिबल तक दर्द हो जाए, साइंस कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 9 डेसिबल तक अगर दर्द हो जाए तो व्यक्ति इस दर्द को सहन नहीं कर सकता है, वो मर जाता है। परंतु एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देते समय 12 डेसिबल दर्द का सहन कर लेती है। ये कैसे हो सकता है? साइंस तो कहता है कि 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द नहीं सह सकता है कोई व्यक्ति, पर एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देते समय 12 डेसिबल का दर्द सहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको देखती है तो जिंदा भी रह जाती है। तो क्या इस दुनिया में साइंस के पास इस बात का जवाब है? नहीं है। किसी भी किताब में आप खोजिएगा तो ठानना जो शब्द है इसका आपका कहीं फॉर्मूला नहीं मिल सकता है। जो ठान लेता है वो जीत जाता है, जो मान लेता है वो तो हार जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।